लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए पार्ट 5, जिसमें बच्चों मैं आप लोगों के लिए पढ़ाऊँगा आज फैक्टर्स, ऐसे फैक्टर्स जो इफ़ेक्ट डालते हैं ऑन रेजिस्टेंस पर। आज इस चीज़ को हम लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे, ठीक है, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं, ठीक है, और किस तरीके से डालते हैं। हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझिएगा और बहुत अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा, ठीक है। पहली बात तो वीडियो को पूरा देखा करो आप लोग क्या करते हो, थोड़ा सा देखते हो, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते नहीं हो, तभी क्या होता है, वो टॉपिक जो रहता है वो आधा अधूरा रह जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ एक बार पूरी तरीके से वीडियो को देखा करो। इतनी बड़ी वीडियो नहीं होती है, एक एक टॉपिक होता है, अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, छोटी छोटी बातें बताता हूँ, उनको बढ़िया तरीके से नोट डाउन किया करो, ठीक है। बच्चों बात करते हैं आज हम लोग फैक्टर्स की, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट डालते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छे से रेजिस्टेंस को समझा होगा पार्ट 4 में, जिसमें मैंने रेजिस्टेंस बहुत अच्छे से क्लियर किया था। एक बार जरूर देखिएगा वीडियो को, ठीक है। तो बच्चों रेजिस्टेंस क्या होता है, जो अपोज करता है ना, जो अपोज करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का, जो अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट का। जो भी चीज़ इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करती है वो यहाँ पे आपकी एक रेजिस्टेंस कहलाती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। आपको पता है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो क्या करता है, अपोज करता है किस चीज़ को, इलेक्ट्रिक करंट को। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, बहुत बढ़िया बात। अब बात जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इस पर इफेक्ट डालते हैं। जैसे पहला फैक्टर है वो है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर, ठीक है। कंडक्टिंग वायर की लेंथ जो है वो इस पे प्रभाव डालती है। सेकंड वन है बच्चों जी, वो है हमारे पास एरिया या फिर क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दी वायर, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो थर्ड वन है बेटा वो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। इसका भी एक बहुत अच्छा प्रभाव जो है वो रेजिस्टेंस पर पड़ता है, ठीक है। और थर्ड वन और लास्ट जो है बच्चा वो है हमारे पास नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। ये भी एक खासा अच्छा फैक्टर है। ये चार कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं किस पर बच्चों, रेजिस्टेंस पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग नोट डाउन कीजिएगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से। ऐसा माना जाता है बच्चों कि जो रेजिस्टेंस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर के। मीन्स अगर आप रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करो, लेंथ को बढ़ाओ, वायर की लेंथ को इंक्रीज करो। अगर आप वायर की लेंथ को इंक्रीज करते हो तो रेजिस्टेंस आपको इंक्रीज होता हुआ दिखाई देगा, ऐसा माना जाता है। दूसरा है जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा जाता है, उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखा जाता है। ये इक्वेशन 2 होती है। ऐसा माना जाता है कि एरिया को आप कम रखना चाहें ताकि जो रेजिस्टेंस है वो मेंटेन रहे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। एरिया आपको कम से कम रखना है, एरिया आपको कम से कम रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। एरिया आपको कम से कम रखना है ताकि आप रेजिस्टेंस को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले पाओ, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। तो इन दोनों के अकॉर्डिंग अगर देखो तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, आप 1 और 2 के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हो, R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन ए, है ना, L अपॉन ए बच्चों, सॉरी L अपॉन ए, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा यहाँ से, तो यहाँ पर एक ग्रीक सिंबल आता है रो L अपॉन ए। अब पूरी कहानी इस रो के ऊपर डिपेंड करती है, पूरी कहानी इस रो के ऊपर डिपेंड करती है कि ये रो क्या होता है बच्चों। ये जो रो है इसको सबसे पहले हम लिखते हैं RH और रो। फिजिक्स में इसका काम होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसको हम दूसरी भाषा में बोलते हैं रेजिस्टिविटी, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि भाई रो का काम क्या होता है। रो रेजिस्टिविटी होती है, ठीक है, ये रेजिस्टिविटी होती है। ये भी एक ग्रीक सिंबल है, इसको आपको ध्यान रखना है। कई बच्चों को ये बनाने में प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बताता हूँ। ग्रीक सिंबल है, बनाने के लिए इसका बहुत सिंपल है, आप पी को बनाइए और ऐसे कर दीजिए, या फिर आप ऐसे करके बनाइए, ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये दोनों ही सही है।
ये रो होता है। तो यहाँ से इसका फॉर्मूला निकाल लेते हैं। रो इज इक्वल टू, ये इधर लेकर के जाइए, ए आर अपॉन में कितना एल, ठीक है, ए आर अपॉन एल। वेयर करके हर चीज़ आपको पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे जो ए है वो है एरिया, ठीक है, वो भी यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का क्या मतलब होता है मैं आपको बताता हूँ बच्चों। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है, जैसे मान लो ये तुम्हारा वायर है, ये वायर है, तो वायर का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया जहाँ से करंट जो है वो पास होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और एल तो होता है इसकी लेंथ, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ, ठीक है। और हमारे पास जो आर होता है ये होता है रेजिस्टेंस, जो आर होता है ये है हमारे पास रेजिस्टेंस, ठीक है, जो अपोज करता है किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, बहुत बढ़िया बात। अब इसकी यूनिट वगैरह निकाल लेते हैं ना, यूनिट देख लेते हैं इसकी। यूनिट अगर आप बात करेंगे रेजिस्टिविटी की तो देखेंगे रो इज इक्वल टू, ये मीटर स्क्वायर, ये ओम, ये भी मीटर है ना, मीटर से मीटर कट गया, यानी कि ओम मीटर। ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ, इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ध्यान रखेंगे आप लोग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट है वो क्या होती है भैया जी, ओम मीटर। आपको ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया बात, ये चीज़ क्लियर हुई, बहुत बढ़िया बात। अब बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। अब जरा सुनो, एक तरफ लिखते हैं रेजिस्टेंस और एक तरफ लिखते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। अब इनमें कुछ चीज़ों को समझो आप लोग, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बच्चों। अगर आप रेजिस्टेंस की बात करते हो, रेजिस्टेंस आर की, और अगर आप स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात करते हो मीन्स रो की, तो सबसे पहली चीज़ है जो रेजिस्टेंस होता है उसे लेंथ से फ़र्क पड़ता है, लेंथ कम या ज़्यादा करो फ़र्क पड़ेगा। एरिया से फ़र्क पड़ता है ना, टेम्परेचर से फ़र्क पड़ता है ना, और नेचर ऑफ मटेरियल से फ़र्क पड़ता है, नेचर ऑफ मटेरियल से फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों से इसको फ़र्क पड़ता है, यस। लेकिन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की एक खास बात है, लेंथ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेंथ चेंज करो, कम करो, ज़्यादा करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एरिया से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ किससे पड़ता है, नेचर ऑफ मटेरियल से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल से सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टिविटी को फ़र्क पड़ता है। रेजिस्टिविटी को ओनली फॉर जो फ़र्क पड़ेगा वो किससे पड़ता है, नेचर ऑफ मटेरियल से। ध्यान रखेंगे इस बात को आप लोग, ठीक है। यानी कि लेंथ कम या ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एरिया कम या ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टेम्परेचर कम या ज़्यादा करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, रेजिस्टेंस को इन चारों चीज़ों से क्या होता है, फ़र्क पड़ता है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। यानी कि जैसे आप इसको इस तरीके से ले लो, मान लो एक 10 मीटर का तार है, मान लो एक 10 मीटर का तार है, ठीक है। आपने इसके 10 पीस कर दिए, आपने इसके 10 पीस कर दिए, आपने इसके इतने सारे पीस कर दिए। तो ये 10 मीटर का तार है, मान लो इस समय ये कॉपर का था, तो अभी भी ये सब कॉपर के ही पीसेज हैं, सारे कॉपर के पीसेज हैं, है ना। सारे अगर आप ये पीसेज देखो तो सभी काय के हैं, कॉपर के हैं। तो अगर ये कॉपर के पीस है ना, तो इनकी किसी की भी रजिस्टिविटी चेंज नहीं हुई होगी, क्यों, क्योंकि मटेरियल सेम है। लेकिन हाँ, इनके रेजिस्टेंसेज चेंज हो गए, क्यों, क्योंकि इनकी लेंथ जो है ना वो डिवाइड हो गई, लेंथ जो है ना वो डिवाइड हो गई, समझ गए ना। लेंथ को चेंज करने से रेजिस्टेंस पर तो फ़र्क पड़ेगा, लेकिन रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, लेकिन यही अगर कॉपर वायर से आप चेंज करके इसको आयरन का वायर कर दें तो यहाँ पर इसकी रेजिस्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। आप समझने की कोशिश कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इतना माना जाता है कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका मटेरियल चेंज हो रहा है कि नहीं। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब बात ये करते हैं कि हमें कैसे पता लगता है रेजिस्टिविटी के अकॉर्डिंग कि कंडक्टिविटी पुअर है या कंडक्टिविटी बेस्ट है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि जो रेजिस्टिविटी होती है, जो रेजिस्टिविटी होती है ये इक्वल्स टू होती है रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। ध्यान रखेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। रेसिप्रोकल होती है कंडक्टिविटी का, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग बहुत अच्छे से, ठीक है। अगर कभी भी आपसे कोई पूछता है कि भाई कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में क्या रिलेशन होता है, तो आप सिंपल सी इस बात में कहोगे सर रेजिस्टिविटी इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। इसका मतलब ये है कि भैया अगर रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल की ज़्यादा है तो उसकी पुअर कंडक्टिविटी होगी, और अगर कंडक्टिविटी किसी की ज़्यादा है तो उसकी पुअर रेजिस्टिविटी होगी। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको, ठीक है जी। बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ के चलना है, ठीक है। यानी कि मान लो अगर किसी की रेजिस्टिविटी मैक्सिमम है
किसी भी मटेरियल की, तो वो पुअर कंडक्टर है। कौन सा कंडक्टर है? पुअर कंडक्टर है, ठीक है। और अगर रेजिस्टिविटी किसी की मिनिमम है या कम है तो वो गुड कंडक्टर है, तो वो गुड कंडक्टर है। इतनी चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ के चलनी है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती हैं, ये सब अगर आप क्लियर कर लोगे एक बार वीडियो को पूरा, तभी मैं आपसे कहता हूँ पूरी वीडियो वॉच किया करो, ताकि आपके जो बेसिक्स हैं वो सारे क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस करेंगे बहुत अच्छे से और चीज़ों को समझेंगे, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।